This is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। Thank you, Ribaha, and thank you, Major Saab. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, और वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के जंग के बाद हमने बहुत सारी न्यूज़ एक दूसरे की जानिब से देखने को मिल रही है। कोई प्रोपेगेंडा हमारे सामने आता है तो कभी कुछ न्यूज़ जो है वो सामने आती है। तो आज एक और न्यूज़ भी सामने आई है कि पाकिस्तान ने रिलीज कर दी है BSF जवान जो कि इंडिया के थे और सोल्जर थे। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ इंडिया जो है वो टर्की विजिट, यानी कि इंडियंस जो है वो टर्की विजिट नहीं कर रहे, बायकॉट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो आगाज हम डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मसला है कि इंडियंस जो हैं वो टर्की का जो है वो बायकॉट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? और दूसरा, इस पाकिस्तान के बड़े अच्छे इनिशिएटिव पर आप क्या कहेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड को एक पीस का मैसेज दे रहे हैं? कभी इतना अच्छा जोक करती है ना आप ना, दिल मेरा हंसने को करता है, लेकिन क्या करें कि इनिशिएटिव और वर्ल्ड पीस और पाकिस्तान कैसी बातें कर रही हैं। लॉन्ग वे टू गो। अगर आप लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो सऊदी अरेबिया में प्ले आउट हो रहा है अभी, सऊदी अरेबिया में ट्रम्प साहब हैं और वहां पे मोहम्मद बिन सलमान साहब के कहने पर उन्होंने सीरिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस हटाए। दे आर गिविंग सीरिया अ चांस टू रिबिल्ड द कंट्री एंड एज आई सेड, मैं इस पूरे रीजन में प्रधानमंत्री मोदी के बाद यदि किसी का सम्मान करता हूं तो वो मोहम्मद बिन सलमान साहब है। द मैन इज रियली विजनरी, ही नोज where to take his society. He is making all the good moves, all the good points, not for himself, but also for other countries like you to follow. तो बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे डील्स हुई हैं, बहुत बड़े, बल्कि उन्होंने कहा सऊदी अरबिया को कि आप अब्राहम एकॉर्ड का पार्ट बने, जो कि एक अब्राहमिक फेथ के रिलीजन की जो कंट्री हैं वो आपस में भी आपने देखा था कि यूएई में करवाया था, which is heading towards the recognition of UAE। और अब्राहम एकॉर्ड का मतलब है कि जो हॉस्टिलिटी है इन तीनों रिलीजन में उसको जो है एक नया डिमेंशन दिया जाए, उस हॉस्टिलिटी को खत्म कर दिया जाए, एंड देन दीज थ्री कंट्रीज विल वर्क एज अ इन टैंडम फॉर ईच अदर। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव वो ले रहे हैं वहां से, और वो भी कह रहे हैं कि देयर शुड बी ट्रेड नॉट वॉर। आई थिंक पाकिस्तान को भी इसको सीखना चाहिए। पाकिस्तान इज ऑन एज with respect to other Islamic countries, because पाकिस्तान के पास जो इंडियन हेरिटेज है उसको भी वो एम्ब्रेस करे और एक्सेप्ट करे, तो पाकिस्तान की जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा अपनी हेरिटेज से जुड़ करके और अपनी इस्लामिक जियोपॉलिटिकल आइडेंटिटी से जुड़ करके। दे कैन डू मच बेटर। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप पाकिस्तानी बनने के लिए भारत से नफरत सीखें। What you should learn is to make best out of all the possibilities that is at your disposal। तो ये आपको करना चाहिए, और उसी हिसाब से हम ये कहेंगे। मगर ये चीजें कि आपने मेरे सैनिक को पकड़ लिया, हमने उसको पकड़ लिया, मार काट, यहाँ पे उसकी पैंट उतरवा के उसको गोली मार दी, ये सब का तो फ्यूचर भी नहीं है। आप कहीं भी आप देखो, जो भी मेजर फोरम्स है, यू आर एब्सेंट फ्रॉम देयर। पीपल आर टॉकिंग ओनली न्यूसेंसिकल वैल्यूज हो गई आपके लिए। कहाँ ले जाना चाहते हो आप इस चीज को? अब तो कहीं ना कहीं तो रुकें, कहीं ना कहीं तो सोचें कि आखिर हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमें क्या बनना है। और मेरा ये मानना है कि एक के एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे का जो है एनहाइलेशन ये जरूरी नहीं है। सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी कहा था कि हम आपके साथ वॉर नहीं करना चाहते, इसलिए हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, फ्रॉम द डे वन दैट मैन हैज बीन रिपीटिंग कि हम आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम आपके टेरर इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर रहे हैं। और टेररिज्म से सारी दुनिया परेशान है, तो आपको इससे बड़ा और क्या प्रूफ मिलेगा? द होल लॉजिक ऑफ योर दिफाई जो पॉलिसी है कि हमें दिफा करनी है। जब कोई एनिमी नहीं है तो दिफा किससे करनी है? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, इंडिया कह रहा है कि हमें लड़ना ही नहीं है, हमें आपकी टेरिटरी को लेना ही नहीं है, तो फिर दिफा किससे करनी है? दिफा आपको अपनी नासमझी से करनी है, अपनी खुद की। आपको बैठना पड़ेगा, नए पॉलिटिकल फॉर्मूलाज ढूंढने पड़ेंगे, और जिद से काम नहीं चलता, जिद से चीजें और बिगड़ जाती हैं। बैठिए, सोचिए, और जो हुआ
उसको पास्ट में डालिए और आगे बढ़िए, एक ऐसा देश बन के उभरिए जहां पे लोग जाने से डरे नहीं, बल्कि जहां पे जाने के बाद लोग शेयर करें अपनी यादें, अपनी ताजा अपनी, बिकॉज यू हैव सो मच टू ऑफर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, सो मच इंडियन हेरिटेज जिसकी दुनिया दीवानी है वो है आपके पास, फ्यूजन ऑफ उज्बेक एंड मुगल हेरिटेज उसको आप ऑफर कर सकते हो, सो मच टू मेक आउट ऑफ एवरी प्लेस। बट आपने ये जो किताबें और ये सब अनाप शनाप चीजें जो की हुई हैं, बच्चों का ऐसा जहन बना दिया है कि वो अपनी आइडेंटिटी से नफरत कर रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई होप सैनिटी प्रिवेल्स। कोई कल्चर सुपीरियर इंफीरियर नहीं होता है, सब मानवों के कल्चर है, ये बेसिक सी बात आप सीख जाएं, एंड देन वी हैव अ वेरी गुड फ्यूचर अहेड, नॉट फॉर अस, फॉर एवरीवन, फॉर द ह्यूमैनिटी। क्यों कोई डैनियल पर लाए और उसकी गर्दन कट जाए भारत में, पाकिस्तान में, क्षमा कीजिएगा, क्यों ना ऐसा हो कि सब आए पाकिस्तान में, कहें कि व्हाट अ कंट्री, व्हाट अ पीपल। तो ये आपको सोचना आप कहां जाना चाहते हैं। जी सर, अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो पाकिस्तान, जो जिनके व्लॉग्स हम देखते हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती की बड़ी तारीफ करते हैं, और मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इंडिया जिस तरह खूबसूरती है उस तरह पाकिस्तान में भी खूबसूरती है। तो मेजर साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, क्या कहेंगे पाकिस्तान लोगों के को खूबसूरत बनाए ना, ज्योग्राफी के खूबसूरती की तो बात कोई कर ही नहीं रहा। अगर आप लोग खूबसूरत है ना, ज्योग्राफी में अगर सहारा भी है ना, खाली बालू भी है, तो भी लोग देखने आते हैं। सऊदी अरेबिया और इन सब में कोई बहुत खूबसूरत जगह नहीं है, बट उनकी ब्यूटी, उनका जो स्पेशल ज्योग्राफिकल टेरियन है वो हो जाता है। पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, अनडाउटेडली, मेक द पीपल ब्यूटीफुल। मेजर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को लेकर, और ट्रम्प का जो विजिट है, और ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में उनकी जो बहुत बड़ी डील साइन होने जा रही है, आप इसको देखकर क्या कहना चाहेंगे? और जो पाकिस्तान ने ये एक इनिशिएटिव लिया है इंडिया के साथ, और पीस का, आज भी मैं देख रही थी कि जो सीज फायर है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, आज दोबारा से टॉक हुई, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि पीस की बात हुई और दोनों कंट्रीज के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जिनको डीजीएमओस कहते हैं फौजी जबान में, उन्होंने आपस में हॉटलाइन पर राब्ता किया। अच्छा है, एक दूसरे से बात करते हैं। ये देखें, डॉक्टर अभिषेक जब बात करते हैं, मैं सुनता हूँ, मेरी बात वो सुनते हैं, तो जितने भी हम वो करें उसके बाद जाके सोचने का मौका भी मिलता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान ने ये BSF कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जो रेगुलर आर्मी होती है उससे पहले बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको BSF कहते हैं। ये जो वाघा बॉर्डर के ऊपर आप देखते होंगे कि वो जो परेड के दौरान उधर से खाकी वर्दी में और पाकिस्तान वाली साइड से जो रेंजर्स हैं वो ब्लैक कलर के शलवार कमीज में जो परेड वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया पे आप देखती होंगी, तो ये वो BSF जवान था कि जो इस सारी कशमकश के दौरान पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वो हमारी साइड पे आ गया था, और उस वजह से अभी उसको जो है, जब एज ए मेजर ऑफ पीस जेस्चर उन्होंने वहां से वापस भेज दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब डॉक्टर साहब जो है वो अपने कीमती मशवरे, या मैं यूं कहूं कि मुफ्त के मशवरे जो है वो बेदरेग हमें देते हैं। उनको मैं कहूंगा कि वो ट्रंप साहब से जरा ये भी थोड़ी सी मालूमात ले लें कि ये जो अहमद अल शरा अल जूलानी, पहले वो अल जूलानी कहलाते थे, जब से उनको टाई कोट पहनाया है अमेरिका ने और वेस्ट ने, तो वो अल गुलानी कहलाते हैं। कुछ अरसे के बाद थोड़ा और फ्रेंच नाम हो जाएगा तो वह गुलानी हो जाएगा। तो उसके बाद, तो अब चूंकि वो टाई कोट पहना दिया है, तो अभी तक वेबसाइट से नहीं हटा कि उनके हेड मनी जो है कितने $मिलियन है। वो पहले एक जिहादिस्ट थे, फिर टेररिस्ट थे, फिर कितने लोगों को उन्होंने कत्ल किया, वो सब कुछ। लेकिन चूंकि अब ट्रंप साहब ने पहना दिया है और इंडिया जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से ट्रंप साहब की बात मानता है, तो इसलिए अब अल जुलानी साहब का फैसला बहुत अच्छा लग रहा है इनको। मैं वैसे जाती तौर पे सीरिया के लोगों के लिए खुश हूं कि जाहिर है उन पे सैंक्शंस, इतनी तंगी, इतनी लंबी जंग और ये सब कुछ हुआ, तो उसके बाद अगर वहां के लोगों को, वहां के आम लोगों को वो मिले, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी जहां तक पाकिस्तान और इंडिया की बात है, मैं मानता हूं कि डॉक्टर अभिषेक का हक है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर की जितनी चाहें तारीफ करें, लेकिन हकीकत यह है कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हिंदुस्तान को जिस तरीके से जिस तरफ ले जा चुके हैं, वहां पे ये जो कशमकश पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है, ये बड़ी खतरनाक थी। और मैं ये समझता हूं कि इससे
एक उनका जाती गुस्सा तो अपनी जगह, जाती एजेंडा तो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया था। तो अच्छी बात है फिर भी कि 3.5 दिन के बाद दोनों साइडों को यह समझ आ गई कि हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए, और इंडिया ने फिर अमेरिका को कॉल की और अमेरिका ने पाकिस्तान को, और फिर ये इन तीनों के बीच में मामला तय हुए और ये सारा कुछ खत्म हो गया। अब जो मैं डॉक्टर साहब की तरफ को तवज्जो दिलाना चाहता हूं ना, अब्राहम अकॉर्ड का इन्होंने जिक्र किया, तो देखें अब्राहम अकॉर्ड में कम से कम उन फलस्तीनियों का हक तो मान लें कि जमीन पे कोई जगह तो उनको रहने के लिए चाहिए ना जी, जहां पे वो सैकड़ों हजारों साल से रह रहे थे वो तो चाहिए। तो सऊदी अरेबिया ने भी यही कंडीशन रखी हुई है ना कि जी एक पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद जो है हम अब्राहम या जो भी अकॉर्ड आप कहते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। और ये एक मेरे हिसाब से कतर के जो अमीर थे उन्होंने भी, जो ओमान के अमीर थे उन्होंने भी, सब ने अपनी बातचीत में या अपने उसमें उन्होंने ट्रंप साहब की तवज्जो दिलाई कि बराए मेहरबानी गजा के जो बेकसूर, मैं उनको अब ना मुसलमान कहना चाहता हूं ना कुछ और, मैं तो उनको कहूंगा जो बेकसूर इंसान हैं, जो नहते इंसान हैं, स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे हैं और ख्वातीन हैं, कि उनकी तरफ भी बराए मेहरबानी तवज्जो कर लें। सिर्फ अमेरिका के बलबूते के ऊपर वहां पे वो जुल्म हो रहा है, अगर अमेरिका पीछे से हट जाए तो वो जुल्म आज ही रुक जाएगा। तो ये तो हो गई उस इलाके की बातें। लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले बताया था कि 22 अप्रैल से लेके 6 मई तक पाकिस्तान में कोई बंदा ये यकीन नहीं कर रहा था कि कोई इस तरह की क्लैश होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान में सारे लोग बड़े शांत थे। उनको अफसोस था कि पहलगाम में जो वाकया हुआ है, वो ये समझते थे कि गवर्नमेंट अच्छी कोशिश कर रही है कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीजें ऑफर कर रही है। लेकिन 6 और 7 मई को कुछ हुआ, या उसकी रात को जो कुछ हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में भी यकसर सोच बदल गई। और उसके बाद मैंने इसी प्रोग्राम में, या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा था कि अब मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए या किसी के लिए कि वो इसके ऊपर रिस्पॉन्स ना करें। और फिर डॉक्टर साहब एक चीज और समझिए, और वो ये समझिए कि देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान उसकी बनिस्बत साइज में, आबादी में, मतलब हर लिहाज से पाकिस्तान जो है इंडिया के करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो इसलिए अगर इंडिया की तरफ से कोई एग्रेशन हो तो ये मुमकिन ही नहीं रहता कि पाकिस्तान उसका जवाब ना दे। अब मैं सिनेरियो बदलता हूं, मैं कहता हूं कि जी पाकिस्तान की तरफ से एग्रेशन हुई होती तो इंडिया के लिए मुमकिन था कि वो कहता है कि नहीं जनाब, हम नहीं इसको एड्रेस करना चाहते या हम इसको डिसमिस करते हैं। वो इसलिए कि जाहिर है उनका साइज बड़ा है, वो सब कुछ है। और वो तो बहरहाल मैं इसमें ये समझता हूं कि बावजूद तमाम बातों के मेजर साहब का लगता है इंटरनेट जो है वो ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि दोनों मुल्कों के बीच में ना अमन और अमान की बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और अच्छा हुआ है ये जंग का शौक पूरा हो गया है। अब इसके बाद दोनों मुल्क जो हैं वो चैन से सोचें, 10-15 दिन चलो वो दे रहे, उसके बाद चैन से सोचें कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन मेरे ख्याल में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जी अमन और अमान की बातचीत कहना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत में कैसे होगी ये मुझे नहीं समझ आती। मैं डॉक्टर साहब से जरा सुनना चाहूंगा कि इनके मीडिया के बारे में इनकी क्या ओपिनियन है कि भाई ये जो सारी कश्मकश हुई इसमें इनकी मीडिया की जो थी और अब जो बातचीत हो रही है उसमें क्या इनको कोई अमन और आशती का रास्ता नजर आ रहा है? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? और मेजर साहब ने भी आपसे सवाल किया, और जो सीज फायर को लेकर आज इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है टेलीफोनिक दोबारा से जो राब्ता हुआ है उस पर आपकी क्या ओपिनियन है, ये भी बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। देखिए पहले मीडिया वाले बात करते, मीडिया एंड ऑल दैट, ये भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। गवर्नमेंटल जो डिसीजंस होते हैं वो मीडिया से तय होती है क्या? मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे बच्चे पूछे बोलते रहे ये मिश्रा इसको कुछ नहीं आता है, कई प्रोफेसर कई बच्चे बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भाई उनकी पर्सनल टॉक है, लेट देम डू। अब मेरे सामने मुझे पता है ये बच्चा मुझे गालियां देता है, पीछे मेरे सामने उसकी कॉपी आ गई, तो मैं क्या उसको फेल करूंगा जस्ट बिकॉज आई हैव टू सेटल हिज कोर्स विद हिम? ऐसे नहीं होता। मुझे बात ही नहीं समझ आ रही। मीडिया प्राइवेट चैनल है, दुनिया भर में मीडिया जो है वो बकवास करता है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी अनपढ़ बकवास करता है। आज आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो इतना जानते हैं और उनको दिन रात गाली देते हो, कैसे आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंची है? वो इसी मीडिया ने दिया है ना।
जो अगर आपकी ये, इफ यू आर हैविंग अ बोन विद द कॉन्सेप्ट कि भाई मीडिया ने पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिवली नहीं प्रेजेंट किया, या इस पूरे वॉर में उनका रोल बहुत नेगेटिव हुआ, ये बात तो मैं आपको कह सकता हूं कि जिस बात के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी से आप नफरत करते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड है, वो सारे के पीछे मीडिया है, सारे के पीछे मीडिया है, प्रिंट एंड टेलीविजन बोथ। इनसे दुनिया चलती है क्या भाई? मीडिया जो है वो सारी दुनिया में वो डेमोक्रेसी का पार्ट है, इट्स अ पार्ट दैट वी हैव टू टॉलरेट, कि वो कहेंगे आप अपना काम कीजिए। इस मीडिया के हिसाब से भारत की, जितना पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी को गाली नहीं पड़ी, उससे ज्यादा उनको भारत के मीडिया ने गाली दी है, मगर ही वाज चोजन एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर मीडिया डिक्टेट कर लेता आउटकम्स को, तो फिर मीडिया सर्व ऑल पावरफुल हो जाता भाई। पीपल डोंट टेक देम सीरियसली, वो सुनते हैं और सुनने के बाद वो उसको बंद कर देते हैं, मगर करते वो है जो उनको समझ में आता है। डोंट क्वेश्चन द रेशनैलिटी ऑफ अ कॉमन मैन। तो पॉइंट ये कि ये तो मुझे बात ही नहीं समझ में आती इन अ सीरियस कॉन्वर्सेशन। इसकी बात उसने क्या कहा, उसने क्या क्या, दैट्स नॉट हाउ पॉलिसीज और थिंकर्स डिसाइड अबाउट समथिंग। जिनके पास पावर होता है वो डिसीजन लेते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड नॉट फॉर व्हाट पीपल आर सेइंग, उसके बेसिस पे। तो ये मीडिया क्या कर रही है, मैं आपका मीडिया क्या कर रहा है, आपके मीडिया में क्या क्या चलता है, उसे लेकर क्या होगा? क्या वो आपकी मीडिया में आ रहा है कि हम लौंडिया बनाएंगे, हिंदी फिल्मों के एक्ट्रेस को लेकर लौंडिया बनाएंगे, तो अब इससे क्या रिलेशनशिप तय होंगे क्या? सो मीडिया का क्या है यार? मीडिया, आपके मीडिया ने आपके सारे इदारों को गालियां दी हैं, उनको आप लेके क्या करेंगे? बंद कर देंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपके मीडिया के हिसाब से डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट ईविल ऑफ द पाकिस्तान, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर क्या होगा आपके यहाँ पे, बताइए? डेमोक्रेसी आपकी मीडिया कहती है बिगेस्ट ईविल है, आप कह रहे हो कि ऑपरेशन बदर और ऑपरेशन खंदक आप लड़ रहे हो, फिर कौन सी अच्छी चीज है? तो आप मीडिया को, दिस इज समथिंग, दिस इज फॉर किड्स, बच्चे हैं वो भाई, बोलने थे मेरे बारे में आप, दिस इज हाउ यू टेक इट। मेरे बारे में मुझे पता होता है क्रिटिसिज्म हो रही है, पीछे मेरी वो किया जाएगा, मुझे बुराई की जाएगी कि इसको कुछ नहीं आता। द पर्सन हु डू नॉट हैव द कैलिबर ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, वो मेरी काबिलियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा होता है। सो मीडिया वाली बात तो आई थिंक इट इज समथिंग नॉनसेंसिकल, इसके ऊपर तो डिबेट भी नहीं करना चाहिए। दे आर फ्री, हर जगह पे हैं, CNN भी है, अल जजीरा भी है, BBC भी है, TRT भी है। TRT को खाली दुनिया के मुस्लिमों का दर्द दिखता है, उसको बाकी किसी का दर्द नहीं दिखता। सबने अपने अपने वो व्यूअरशिप बना रखी है, आप उसके हिसाब से चले। पर अब ये मीडिया तय थोड़े करेगी, बात यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग की। सो हैविंग आंसर्ड द मीडिया, सेकेंड चीज जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान की जंग का जो है वो सब तय हो गया और हिंदुस्तान जो है वो जंग के लिए वो जला था। देखिए, अगर हमें जंग करनी होती मेजर साहब, तो फिर ये बात यहां होती ही नहीं, आप ये बोल ही नहीं रहे होते। हमें युद्ध नहीं करना तो, और ये बार बार हम कह रहे हैं, और बार बार मेरे ख्याल से जो, हेलो जी सर, देखिए मैं यही बात कह रहा था, मेरे ख्याल से या तो एक बात तो मैं समझता हूं कि सेंसिटिविटीज ऑफ टॉक दोनों तरफ से बहुत अलग अलग है। वो मैं समझ सकता हूं बिकॉज ऑफ दी, हम जैसे ग्रो अप होते हैं और कोई कैसे ग्रो अप होता है, वो दुनिया में उस चीज का बहुत फर्क पड़ जाता है। बट मैं जो बार बार आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर इंडिया को वॉर करना होता, वॉर, तो फर्स्ट डे इंडिया ये क्यों कहता है कि हमने आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं किया? आपके डिफेंस मिनिस्टर आके कह रहे हैं यस वी हैव दीज नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि दुनिया भर में डर्टी वर्क टेररिज्म के फॉर्म में किए हैं, हमने तो उन पे अटैक किया। आर यू रियली वांट टू ग्लोरीफाई योरसेल्फ कि डैनियल पर्ल का हत्यारा किसी यहूदी की और हिंदू की और इसकी गर्दन काटने वाले लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो फिर मेरे पास तो इसका कोई वो जवाब नहीं है। आई हैव नो आंसर्स टू दैट। आपको ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हो। जब मिलिट्री पे हमने अटैक ही नहीं किया तो आप किसकी लड़ाई कर रहे हो? आप कह रहे हो हमने आपके सिविलियन को मारा। अगर हाफिज सईद सिविलियन है और मसूद अजहर सिविलियन है, तो फिर ये जो पूरी बात है ये कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि आप डिफेंस पाकिस्तान का कर ही नहीं रहे हो, बिकॉज कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ ही नहीं। आप डिफेंस कर रहे हो उन आतंकवादियों की जो आपको लगता है कि वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है।
Otherwise, any man with a reasonable understanding, with a common understanding, वो जो पढ़ लेता, जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इशू किया कि भाई हमने कोई मिलिट्री अटैक नहीं किया, मिलिट्री टारगेट को अटैक नहीं किया, हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया, सिविलियन इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया, हमने अटैक किया है सिर्फ और सिर्फ आपके आतंकवादी ठिकानों को। तो मतलब आपका आतंकवादी हो तो ऑपरेशन बदर लॉन्च कर दो और उनको मुसलमान से, इस्लाम से खारिज कर दो, लेकिन हिंदू और यहूदियों की गर्दन काटे तो वो इस्लाम का चैंपियन है, उसको 2 करोड़ रुपए दे दो। तो अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर मेरे पास शब्दों की कमी है और या मेरी अंडरस्टैंडिंग कमी है कि हम लोग बता ही नहीं पा रहे हैं आपसे कि वो पंगा क्या है। वॉर, मेजर साहब, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप 4-5 दिन नहीं टिकते, मगर क्या करेंगे हम वो वॉर करके? बांग्लादेश का वॉर हमारा नहीं था। बांग्लादेश में वॉर हमने इसलिए लड़ा क्योंकि आप जिसको कहते हो कि हमारे घर का मसला था, आप हमारे घर में आ गए। आपकी डेफिनेशन ही इंटरनल मैटर्स की सही नहीं है। आपको इसके लिए यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 पढ़ने की आवश्यकता है कि इंटरनल मैटर्स की लिमिट कहां शुरू होती है और इंटरनल मैटर्स की लिमिट कहां खत्म हो जाती है। 1971 वॉर में इंडिया इसलिए नहीं जीता कि इंडिया सिर्फ पावरफुल था, इंडिया इसलिए जीता कि इंडिया आपको मिलिट्री डिफीट करना था। इंडिया को पॉलिटिकल जिम्मेदारी नहीं उठानी थी, बांग्लादेश की पॉलिटिकल जिम्मेदारी वहां के लोग उठाने को तैयार थे। आज की डेट में हम पाकिस्तान में आ जाएं, पाकिस्तान की मिलिट्री को हराना हमारे लिए चुटकियों का काम है, मगर फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? हम वहां जाकर के इलेक्शन करवाएंगे, हम वहां जाकर के प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे, हम वहां जाके प्रेसिडेंट बनवाएंगे, क्या करेंगे हम? वो तो और ज्यादा रेडिकलाइज हो जाएगी सोसाइटी, को कहेगा ये हिंदू आके बैठा हुआ है, इसकी तो जान ले लो। वो सोसाइटी जितनी अभी रेडिकलाइज नहीं है, इंडियन फोर्सेस को देखेगी, वो ज्यादा रेडिकलाइज हो जाएगी। बिकॉज दुनिया, क्योंकि एक पाकिस्तानी को आपने हिंदू मुसलमान के दायरे से ऊपर उठाया ही नहीं। यू डिड नॉट क्रिएट अ सिंगल ह्यूमन इन पाकिस्तान, ऑल यू क्रिएटेड इज एन एंटी हिंदू मुस्लिम इन पाकिस्तान। वो दुनिया से अपने आप को जोड़ ही नहीं पाता। सो ये अब रही ट्रम्प साहब की बात। भाई मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं ट्रम्प साहब से कि आप हमें एक अपॉर्चुनिटी दीजिए टू बी द लीडर ऑफ दिस एरिया। टर्की को हम वो स्पेस नहीं देना चाहते हैं। आप मेरे कहने पे सीरिया के अगेंस्ट में ये सब हटाएं और आई विल सैंक्शंस हटाएं एंड आई विल इंश्योर कि सऊदी अरेबिया रेनेसांस के पाथ पे जाएगा और पूरा अरब जो खित्ता है वो रेनेसांस के पाथ पे जाएगा। जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, he wants to take the leadership role. उनको दिया जा रहा है लीडरशिप रोल। He doesn't want to be the crown prince of Saudi Arabia only. He wishes to be the leader of entire, जो एक अरबी ताल ठोक के कहता है कि 27 या 24 अरबी कंट्रियां हैं, अरबी कंट्रियां हैं, वो उसकी लीडरशिप चाहते हैं। वो तुर्की के हाथ में वो लीडरशिप नहीं देना चाहते और इसलिए वो डीहाइफनेट कर रहे इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस अरबिक वर्ल्ड को। वो अरबिक वर्ल्ड की लीडरशिप चाहते हैं, वो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप नहीं चाहते। अगर इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप तुर्की चाहता है तो अरबिक वर्ल्ड की लीडरशिप जो है वो मोहम्मद बिन सलमान साहब चाहते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट द इस्लाम इज। अरब का नेशनलिज्म ही आपका रिलीजियस इस्लाम है। सो बॉटम लाइन ये है कि आप ट्रांजैक्शंस को पूरी कंप्लीटली नहीं देखेंगे, उसके पूरे ट्रांजैक्शन को नहीं देखेंगे, एक पार्ट को देखेंगे, तो फिर डिबेट, डिस्कशन या मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग एकदम खत्म हो जाएगी। यस, ये बहुत बड़े आतंकवादी थे जो अभी वहां पे ग्रुप बना है, बट नाउ ही हैज बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। अमेरिका चाहे तो उनके ऊपर सैंक्शन कंटिन्यू कर सकता है, बट क्यों? वो उन्होंने कहा कि ओ प्रिंस, आई एम डूइंग इट फॉर यू। वो कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी दीजिए एंड वी विल क्रिएट। वहां पे यंग YMCA का गाना बजा, सऊदी अरेबिया के उस प्लेटफॉर्म पे YMCA का गाना बजा। आप सोच रहे कहां जा रहा है सऊदी अरेबिया? सो मेजर साहब, पूरे ट्रांजैक्शन को देखिए। अगर आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के एक पार्ट को उठा लेंगे और उसकी कंप्लीट होल को नहीं देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग डिजास्ट्रस आएगी। ऑल आई एम सेइंग इज दैट फॉलो वेरी मैन्यूटली, मेटिकुलसली व्हाट Mohammed bin Salman is trying to do, first to the Arabic world and later on perhaps to the Muslim world. He's least bothered about the Muslim world at this point of time. He's basically concerned with the Arabic world. So ये है, बाकी क्वेश्चन मैं भूल गया, बाकी मेजर साहब को बोलने थे फिलहाल।
मेजर साहब आप काउंटर भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इंडियंस ने टर्की को भी बायकॉट किया है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? और इंडियंस जो है ना वो मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम भी किया था, किसी ने मुझे उनके किसी मेजर साहब को पूछा, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम ये क्या पी पिला रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें जो हैं वो बगैर कुछ पिए पिलाए नहीं आप कर सकते। तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब भी जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम जंग करते तो 2 दिन में खत्म कर देते। मैं कह रहा हूं 2 मिनट में खत्म कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और नहीं हुआ उस पर अब क्या कर सकता हूं मैं, मतलब माजरत कर सकता हूं, नेक्स्ट टाइम जो है अब थोड़ा ख्याल रखेंगे, इस तरह की बातें। लेकिन मैं ज्यादा सीरियस बातों के ऊपर तवज्जो देना चाहता हूं, और जो सीरियस बातें हैं वो ये हैं कि देखें, इन्होंने कहा ना कि होलसम पिक्चर देखें, और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जी होलसम पिक्चर देखें। तो होलसम पिक्चर ये है कि मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के बारे में, और स्पेशली पाकिस्तान के लोगों के बारे में आप जरूर मालूम कर लें। पाकिस्तान में इन्होंने कहा कि जी आपने सबको एंटी हिंदू बनाया, किसी को इंसान तो बनाया ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो लोग बने बनाए इंसान आते हैं, उसके बाद हम उनको कुछ और बना देते हैं। लेकिन वो जाहिर है कि फिर हर कल्चर, हर मजहब, हर जगह के लोगों का एक तरीका है। पाकिस्तान ने किसी सूरत, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने एक असूली मौके पर कायम है जो कश्मीर के हवाले से। उसके अलावा पाकिस्तान ने कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं रखा हुआ इंडिया के साथ। ये वाटर मुल्कों के दरमियान बहुत बड़ा इश्यू होता है पानी का, पाकिस्तान का वो इश्यू सेटल्ड है इंडिया के साथ। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो एक झगड़ा रह गया बुनियादी, वो उसका है कश्मीर का। वरना जब इंडिया आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था, उस वक्त ज्यादा मसाइल थे, लेकिन कम होते होते बस वो सिर्फ एक कश्मीर का मुद्दा रह गया ना। वो कोई इतना मुश्किल मुद्दा नहीं है, उस पर दोनों देश बैठ के बात करें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान से बावजूद तमाम खराबियों के रिबाहा, पाकिस्तान सेफ्टी के लिहाज से दुनिया का ज्यादा सेफ मुल्क है कंपेयर टू इंडिया। पाकिस्तान रिलीजियस टॉलरेंस के हिसाब से इंडिया से ज्यादा बेहतर मुल्क है। पाकिस्तान रेसिज्म या दीगर तमाम जो है ना कि जी नफरतें, उनके हिसाब से इंडिया से ज्यादा स्कोर करता है दुनिया भर में, हैप्पीनेस में ज्यादा स्कोर करता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब को मैं ये कहूंगा कि ये जो इन्होंने एक मोटी सी एक अपने आगे एक वो लगाई हुई है ना जल्द, कि जब ये पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये वो खास किस्म का लेंस उठाते हैं और उसमें से देख के कहते हैं कि मेजर साहब तुम भी बेकार, तुम्हारा पूरा मुल्क भी बेकार, सारे बेकार। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि या तो विजिट कर लें, कि हम इनको बड़ा जबरदस्त होस्ट करेंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इनको डायरेक्ट दिखाएंगे ताकि ये देखें और समझे कि पाकिस्तान में आम लोग, आम किस तरह के लोग हैं, किस के खेलती रही हैं। अब इंडिया इनकार करता है आने से। अब इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान थू थू, पाकिस्तान से बात नहीं करना, पाकिस्तान ये सारे दहशतगर्द, पाकिस्तान ये सारे डिनाइल मोड में रहते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है, ये सारे आतंकवाद और ये सब कुछ। अगले दिन भी बात हुई थी, मैंने ये कहा था कि जी आप ठीक है, आप हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, आप बेशक उनको आतंकवाद, दहशतगर्द सब कुछ कहें, लेकिन फिर भी एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि जो होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान पे हमला हुआ, बहरहाल यह पुरानी बात होगी, इसको सबने पीट लिया जितना पीटना था। मेरे हिसाब से सबका शौक पूरा हो गया जंग का, तो इसलिए जंग को तो छोड़ देना जी साइड पे। अब दोनों कम से कम एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार। अब देखे ना, ट्रंप साहब किसी के कहने के ऊपर अपने दोस्ताने में दुनिया के या उनके अपने इदारों के रिकग्नाइज दहशतगर्द को खुली छुट्टी दे दें, माफ कर दें, कहें कि जनाब जाओ, सारी सैंक्शंस हट गई। अब मुझे बात तो बताएं ना, तो क्या सिर्फ एक मोहम्मद बिन सलमान साहब चाहिए थे उन सैकड़ों, हजारों, लाखों सीरियंस जो बेचारे भूख से मर गए, जिनके बच्चे मर गए? अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस कायम रखी इसलिए क्योंकि अमेरिका की वो उसमें नहीं आ रहा था। ये डैनियल पर्ल का, बाकियों का नाम लेते हैं, उसामा बिन लादेन का। जो पाकिस्तान के दिफा मिनिस्टर ने कहा था ना, रक्षा मंत्री ने, उसने ये कहा था कि जी ये पूरी बात करें, वो जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना पूरी पिक्चर देखें, वो कह रहे थे पूरी पिक्चर देखें, हम पे इल्जाम ना लगाएं, उनके जो स्पॉन्सर हैं उनका भी नाम लें। तो उसके ऊपर फिर वो ब्रिटिश खातून, जो कि खैर से खुद भी अफगानी है ओरिजिनली, तो वो खामोश होगी ना, यल्दा जो है वो स्काई न्यूज की जो होस्ट थी। तो मैं ये कहूंगा कि देखें, पाकिस्तान को भी प्लीज उन चीजों के लिए जरूर ब्लेम करें कि जो पाकिस्तान के ऊपर आपका एक जायज एतराज है, लेकिन एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। वो स्वीपिंग स्टेटमेंट यहां पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। डॉक्टर साहब, मैं ऑन ग्राउंड मौजूद हूं, मैंने किताबें पढ़ी हैं मेरे जमाने की,
रिबाहा ने किताबें पढ़ी हैं अपने जमाने की, उनसे पूछें कि वहां पे कहां पे हमें हिंदू से नफरत करना सिखाया गया। कतअन नहीं। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि मेजर साहब आप अपने इंडियन हेरिटेज को ज्यादा तवज्जो दें, उसको ज्यादा जो है उजागर करें, वो यस आपकी बात मैं दुरुस्त मानता हूं। दूसरी तरफ देखें, ये भी बात इनकी दुरुस्त है कि जी मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो एक विजनरी लीडर हैं, वो अपने मुल्क को, अपनी ख्वातीन को ज्यादा बाअमल, ज्यादा उनको रोल, सऊदीया की जो सोसाइटी है उसमें एक नई डायमेंशन, नई तरजीह, नया रास्ता बनाने, वो मैं तस्लीम करता हूं और उसको मैं समझता हूं कि जी पाकिस्तान को बिल्कुल देखना चाहिए और जिससे भी सीखने का मौका मिले, भले इंडिया से सीखने का मौका मिले। लेकिन रिबाहा ये जो एक रवैया है कि जिसमें बिल अमूम आपने पाकिस्तान को हर चीज का ब्लेम देना है, आपने पाकिस्तान के तमाम लोगों को जो है वो समझना है कि ये सिर्फ पैदा ही हिंदू से नफरत के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अभी भी तो जो सारा कुछ हुआ है उसमें बहुत सारे मुल्क है। अभी देखे ना, क्या ये जो आप सवाल कर रही हैं बार बार कि जी इंडियंस जो है वो तुर्की नहीं जाएंगे, तो क्यों, क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से वो तुर्की नहीं जाएंगे? भाई जाना चाहे ना जाना चाहे उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो एकदम से एटीट्यूड है ना कि जी इसका भी बाइकआउट कर दो, उसका भी बाइकआउट कर दो, इसको भी यूं कर दो, ये रवैया मेरे ख्याल में कि जी बेहतर नहीं है। लेकिन एनीवेज इनका अपना मुल्क है, ये जैसे चाहें वहां के फैसले करें। मैं अपनी जाती नजर में ये समझता हूं कि ये जो चंद दिन के वाकयात हुए हैं इनमें बड़ा सीखने का मौका मिला है। मैं डॉक्टर साहब से जाती तौर पे इसलिए खुश हूं कि डॉक्टर साहब फिर भी बातचीत करने में बिलीव करते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से नाखुश भी हूं, और नाखुश इसलिए हूं कि डॉक्टर साहब ने खास अक्स बनाया हुआ है पाकिस्तान का, और वो समझते हैं कि यही है पाकिस्तान। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में इंतहाई मॉडरेट लोग हैं डॉक्टर साहब। पाकिस्तान में अभी तक कोई रिलीजियस माइंडेड गवर्नमेंट फुल फ्लेज मेजोरिटी में नहीं बनी। फिर पाकिस्तान का मीडिया बहुत प्रो डेमोक्रेसी है। मैं जाती तौर पे ये चाइनीज मॉडल को ज्यादा पसंद करता हूं, और मैं समझता हूं कि एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी या आई डोंट नो एक फ्यूजन वाली डेमोक्रेसी वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं खुद जाती तौर पे जब मैं डेमोक्रेसी, दुनिया की जो बड़ी डेमोक्रेसी है उनके रिजल्ट देखता हूं ना, ये बोरिस जॉनसन साहब, ये बाइडन साहब, मतलब वो मैं कहता हूं क्या उससे बेहतर लोग नहीं है सोसाइटी के अंदर। लेकिन बहरहाल वो एक अपनी जाती ओपिनियन है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया बड़ा प्रो डेमोक्रेसी है जी। पाकिस्तान के अंदर जो है आप मुस्लिम ममालिक में देखें, उनकी बनस्बत पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे मार्शल लॉज लगे, सब कुछ लगे, लेकिन डॉक्टर साहब अब वो कहते हैं मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना। पहले कोई 11 साल था, फिर 9 साल था, फिर 6 साल था, अब वो कहते हैं मुमकिन ही नहीं है। तो ये मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के बारे में आप कह रहे थे ना कि जी मीडिया को ना सुने, सब कुछ करें, लेकिन डॉक्टर साहब यहीं पे आप मुझे वो मौलाना खादिम रिजवी की वीडियोस दिखाते थे कि ये देखें जी ये कह रहे सर तन से जुदा। रिबाहा से पूछ लें क्या सेगमेंट है, क्या परसेंटेज है वो सोसाइटी का। तो इसलिए पाकिस्तान बड़ा मॉडरेट, हाँ बीच में हमारा टफ टाइम आया है, वो टफ टाइम गुजर गया है। वो टफ टाइम था कि जब ये अफगानिस्तान के अंदर जिहाद और ये सब कुछ चल रहा था, उस टाइम पे एक नेशनलिज्म, एक वो सारा जो है वो सेंटीमेंट एक दूसरी तरफ चला गया था। लेकिन इसी मुल्क ने मलाला यूसुफजई को प्रोड्यूस किया है, इसी मुल्क में बड़ी बहादुर बेटियां हैं, जिस तरह वो आसमा जहांगीर फौत हो गई हैं। मतलब पाकिस्तान की जो पहली प्राइम मिनिस्टर खातून थी, इस्लामिक दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर, वो भी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की थी। तो इसलिए डॉक्टर साहब पाकिस्तान मेरे हिसाब से बड़ा मॉडरेट मुल्क है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इंसानी कदरें रखता है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीजें रखता है, और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जी हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये जरूर कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में ये जो एक रवैया बन गया, आप इंटरनली जो भी करते हैं करें, लेकिन ये जो आपका रवैया बन गया है कि जी पाकिस्तान यूं है, तो मैं बड़े अदब के साथ आपको ये तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। पाकिस्तान टोटली डिफरेंट सोसाइटी है। अच्छा और डॉक्टर साहब, क्या इससे बेहतर होना चाहिए? तो यस, मैं ये कहूंगा कि इससे बेहतर होना चाहिए।